क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम सब कुछ जानते हो फिर भी वही गलत चीजें दोहराते रहते हो? तुम जानते हो कि फोन ज्यादा चलाना नुकसानदायक है, फिर भी उंगलियां अपने आप स्क्रीन खोल लेती हैं। तुम जानते हो कि डिसिप्लिन जरूरी है, फिर भी आलस जीत जाता है। तुम जानते हो कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, फिर भी दिन खत्म हो जाता है बिना कुछ मीनिंगफुल किए। अगर हाँ, तो समस्या तुम नहीं हो, समस्या है तुम्हारा डोपामीन सिस्टम। आज का इंसान कमजोर नहीं है, आज का इंसान हैक किया गया है। उसके दिमाग को इस तरह ट्रेन किया गया है कि वो इंस्टेंट प्लेजर को लॉन्ग टर्म पर्पस से ज्यादा जरूरी समझने लगे। रील्स, शॉर्ट वीडियोस, लाइक्स, नोटिफिकेशंस, शुगरी फूड, लेट नाइट स्क्रोलिंग, ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये सब सीधे तुम्हारे दिमाग के डोपामीन सर्किट पर अटैक करते हैं। और जब डोपामीन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो इंसान का फोकस, उसकी विल पावर और उसकी आइडेंटिटी तीनों कमजोर पड़ जाते हैं। इस ऑडियो बुक में हम डोपामीन को डिमोनाइज नहीं करेंगे, क्योंकि डोपामीन दुश्मन नहीं है। डोपामीन वो केमिकल है जिसने इंसान को गुफाओं से निकालकर सभ्यताओं तक पहुंचाया। समस्या डोपामीन नहीं है, समस्या है अनकंट्रोल्ड डोपामीन। इस ऑडियो बुक में तुम जानोगे डोपामीन असल में काम कैसे करता है, क्यों मोटिवेशन आती है और गायब हो जाती है, क्यों डिसिप्लिन इमोशनल नहीं न्यूरोलॉजिकल होता है, कैसे सोशल मीडिया तुम्हारे दिमाग को ट्रेन कर रहा है, और सबसे जरूरी, अपने ब्रेन को दोबारा अपने कंट्रोल में कैसे लाया जाए। ये ऑडियो बुक कोई सरफेस लेवल मोटिवेशन नहीं है, ये एक डीप साइकोलॉजिकल जर्नी है। अगर तुमने इसे पूरा सुना तो तुम पहले जैसे इंसान नहीं रहोगे। अगर तुम तैयार हो अपने दिमाग को समझने के लिए तो चलो शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, डोपामाइन, वो केमिकल जो तुम्हें चलाता है। डोपामाइन को अक्सर लोग प्लेजर केमिकल कह देते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सच तो ये है कि ये आधा सच है, और आधा सच कई बार पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। डोपामाइन का असली काम तुम्हें खुश करना नहीं है, उसका असली काम है तुम्हें आगे बढ़ने के लिए धक्का देना। डोपामाइन एंटिसिपेशन है, वो एहसास कि मुझे कुछ मिलने वाला है। जब तुम इंस्टाग्राम खोलते हो तो डोपामाइन वीडियो देखने के बाद नहीं निकलता, वो उससे पहले निकलता है। उसी पल जब स्क्रीन लोड हो रही होती है, जब दिमाग सोच रहा होता है कि शायद अगला वीडियो मजेदार होगा। यही बात जंक फूड पर भी लागू होती है। पैकेट खोलते समय जो एक्साइटमेंट होती है वही डोपामाइन है। स्वाद आने से पहले ही दिमाग रिवॉर्ड की उम्मीद में एक्टिवेट हो जाता है। यही वजह है कि चीज मिलने के बाद अक्सर संतुष्टि नहीं मिलती। वीडियो देख लिया, खाना खा लिया, फिर भी कुछ खाली सा लगता है, क्योंकि डोपामाइन का काम रिवॉर्ड देना नहीं है, उसका काम पुश देना है। वो कहता है चलो आगे बढ़ो, कुछ और ढूंढो। प्राचीन समय में यही डोपामाइन इंसान को जिंदा रखता था। वही उसे शिकार के लिए उठाता था, खाना ढूंढने के लिए मजबूर करता था और अपने ट्राइब को बचाने के लिए जोखिम लेने की ताकत देता था। उस समय डोपामाइन रेयर था, उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। आज स्थिति उलट है। आज डोपामाइन हर सेकंड अवेलेबल है। एक स्वाइप, एक नोटिफिकेशन, एक लाइक, हर छोटी चीज पर दिमाग को सिग्नल मिल जाता है। और जो चीज अनलिमिटेड हो जाती है उसकी वैल्यू खत्म होने लगती है। आज का दिमाग धीरे धीरे एक एडिक्टेड लैब रैट जैसा बन गया है। हर स्वाइप पर थोड़ा डोपामाइन, हर नोटिफिकेशन पर थोड़ा डोपामाइन, हर वैलिडेशन पर थोड़ा डोपामाइन। और जब डोपामाइन बार बार स्पाइक करता है तो दिमाग बेसलाइन हैप्पीनेस को नीचे खींच लेता है। इसका नतीजा यह होता है कि जो चीजें पहले अच्छी लगती थी अब बोरिंग लगने लगती हैं। पढ़ाई भारी लगती है, काम में मन नहीं लगता, शांति इरिटेटिंग लगती है, और असली जिंदगी स्लो और डल महसूस होने लगती है। यहीं से मॉडर्न एडिक्शन लूप शुरू होता है। इंसान बुरा नहीं बनता, वो बस प्रेडिक्टेबल बन जाता है, और प्रेडिक्टेबल इंसान को मैनिपुलेट करना सबसे आसान होता है। इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी वापस पाना चाहते हो तो सबसे पहला कदम है अपने डोपामाइन को समझना, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम्हें क्या चला रहा है तब तक तुम खुद गाड़ी की सीट पर नहीं बैठ पाओगे। प्लेजर वर्सेस पर्पस, दिमाग की सबसे बड़ी लड़ाई। हर इंसान के दिमाग में हर दिन, हर घंटे, हर मिनट एक खामोश जंग चलती रहती है। ये जंग बाहर से दिखाई नहीं देती, इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई खून नहीं बहता, लेकिन इसी जंग का फैसला तय करता है कि इंसान की जिंदगी किस दिशा में जाएगी। यही जंग तय करती है कि कोई व्यक्ति अपने सपनों की तरफ बढ़ेगा या बस दिन काटता रहेगा। इस लड़ाई के दो ही पक्ष हैं, प्लेजर और पर्पस। प्लेजर वो है जो तुरंत अच्छा महसूस कराता है, कुछ मीठा खाना, फोन पर रील्स देखना,
देर रात तक स्क्रोलिंग करना, बिना मेहनत के मिलने वाली वैलिडेशन। प्लेजर का स्वभाव बहुत सीधा होता है। वो कभी भविष्य नहीं देखता, कभी नतीजों के बारे में नहीं सोचता। वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, अभी क्या अच्छा लगेगा। और क्योंकि इंसानी दिमाग नेचुरली प्रेजेंट बायस्ड होता है, इसलिए अभी का सुख उसे भविष्य के बड़े फायदे से ज्यादा आकर्षक लगता है। पर्पस इसका बिल्कुल उल्टा है। पर्पस वो है जो अभी मुश्किल लगता है, लेकिन आने वाले कल को बदल देता है। पढ़ाई करना, कोई स्किल सीखना, वर्कआउट करना, डिसिप्लिन बनाना, अकेले बैठकर खुद से सवाल करना। पर्पस तुरंत अच्छा महसूस नहीं कराता, वो स्लो है, कई बार बोरिंग लगता है, लेकिन वही चीज इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। प्लेजर आराम देता है, लेकिन पर्पस पहचान देता है। असल लड़ाई यही होती है। प्लेजर ऑटोमेटिक होता है, पर्पस इंटेंशनल। प्लेजर इमोशनल है, पर्पस रैशनल। प्लेजर डोपामीन स्पाइक देता है, पर्पस डोपामीन को डिले करना सिखाता है। दिमाग नेचुरली आसान रास्ता चुनना चाहता है, इसलिए जैसे ही तुम कहते हो कि आज से डिसिप्लिन फॉलो करूंगा, दिमाग पैनिक में आ जाता है। उसका काम एनर्जी बचाना है, और डिसिप्लिन एनर्जी मांगता है। जब तुम प्लेजर चुनते हो, डोपामीन स्पाइक होता है और दिमाग कहता है गुड चॉइस। जब तुम पर्पस चुनते हो, शुरुआत में डोपामीन नहीं मिलता और दिमाग रेजिस्ट करता है, इसलिए पर्पस शुरू में पेनफुल लगता है। लेकिन एक गहरी सच्चाई यह है कि डोपामीन किसी एक डिसीजन पर नहीं, बल्कि पैटर्न पर रिएक्ट करता है। जो चीज बार बार दोहराई जाती है, दिमाग उसी को रिवॉर्ड देना सीख लेता है। बीच का समय सबसे कठिन होता है। प्लेजर छूट चुका होता है और पर्पस अभी रिवॉर्ड नहीं दे रहा होता। यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और मान लेते हैं कि डिसिप्लिन उनके बस की बात नहीं, जबकि असल समस्या मोटिवेशन या विल पावर नहीं होती। समस्या डोपामीन के बिगड़े हुए बैलेंस की होती है। प्लेजर बार बार बिना मेहनत के मिलने लगे तो दिमाग एफर्ट को खतरा समझने लगता है। पढ़ाई भारी लगने लगती है, साइलेंस अनकंफर्टेबल हो जाती है और इंसान डिस्ट्रैक्शन के बिना रह ही नहीं पाता। यही असली एडिक्शन है। पर्पस चुनने की कीमत है असहज होना, बोर्डम सहना और दूसरों से अलग दिखना। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब प्लेजर खुद थका देता है और तब पर्पस की आवाज सुनाई देती है, धीमी लेकिन सच्ची। प्लेजर और पर्पस साथ चल सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। प्लेजर रिवॉर्ड होना चाहिए, एस्केप नहीं। जब प्लेजर कमाया जाता है तो वो एडिक्शन नहीं बनता। पर्पस पहले और प्लेजर बाद में, यही दिमाग का नेचुरल संतुलन है। और जो इंसान इस संतुलन को समझ लेता है, वही सच में अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले पाता है। चैप्टर 3, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल, जो धीरे धीरे जिंदगी चुरा लेता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक छोटा सा एहसास लगता है, अभी चाहिए, अभी अच्छा लगना चाहिए, अभी राहत मिलनी चाहिए। ये बातें सुनने में मामूली लगती हैं, लेकिन यही एहसास धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर का आदी बना देता है और लॉन्ग टर्म जीवन को चुपचाप पीछे छोड़ देता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है ऐसी चीज चुनना जो तुरंत डोपामीन दे, भले ही उसका असर भविष्य में नुकसानदायक हो। फोन उठाना, नोटिफिकेशन खोलना, देर रात तक बिंज करना, खुद से कहना कि बस 5 मिनट और, या फिर यह सोचना कि कल से शुरू करेंगे। हर बार जब तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चुनते हो, तुम अपने दिमाग को एक साफ संदेश देते हो कि भविष्य जरूरी नहीं है, और दिमाग इस संदेश को बहुत जल्दी सीख लेता है। दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो एवोल्यूशन के हिसाब से शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए बना है। पुराने समय में खाना मिला तो तुरंत खा लिया, खतरा दिखा तो तुरंत भाग गए। तब फ्यूचर प्लानिंग लग्जरी थी। लेकिन आज समस्या ये है कि दिमाग वही पुराना है, जबकि एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल चुका है। आज खाना हर जगह है, डिस्ट्रैक्शन अनलिमिटेड है और प्लेजर बेहद सस्ता हो गया है। फिर भी दिमाग अब भी उसी पुराने नियम पर चलता है कि जो अभी मिले उसे ले लो। यहीं से डोपामीन लूप बनता है। पहले बोर्डम या स्ट्रेस आता है, फिर फोन उठता है, डोपामीन स्पाइक होता है, थोड़ी देर राहत मिलती है, उसके बाद डोपामीन क्रैश होता है
और फिर वही बोर्डम लौट आता है। हर बार ये लूप तेज हो जाता है और हर बार राहत छोटी होती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब फोन के बिना दिमाग बेचैन रहने लगता है। यही एडिक्शन की असली शुरुआत है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की सबसे बड़ी कीमत यह है कि वो धीरे धीरे फोकस, पेशेंस, गहरी सोच और इमोशनल स्टेबिलिटी छीन लेता है। यह नुकसान एक दिन में नहीं दिखता, इसलिए ज्यादातर लोग महसूस ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि सब ठीक है, जब तक एक दिन वो ये नहीं कह पाते कि अब वो किसी भी चीज पर टिक ही नहीं पाते। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोर्डम से नफरत करता है, लेकिन बोर्डम दिमाग का रीसेट बटन है। जब इंसान बोर्डम सहता है, दिमाग धीमा होता है, डोपामीन नॉर्मल होता है और क्रिएटिविटी जागने लगती है। लेकिन जैसे ही बोर्डम से भागा जाता है, दिमाग कभी रीसेट नहीं होता। इसलिए क्लैरिटी नहीं मिलती और मोटिवेशन खोखली रह जाती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक चालाक झूठ भी बोलता है, बस इस बार। दिमाग एक बार और आदत में फर्क नहीं समझता। हर एक बार भविष्य के बिहेवियर के लिए एक वोट होता है। धीरे धीरे ये वोट्स मिलकर पहचान बन जाते हैं। इसलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सिर्फ समय नहीं चुराता, वो पहचान चुरा लेता है। इस जाल से निकलने का रास्ता प्लेजर छोड़ना नहीं है, बल्कि डिले करना सीखना है। जब अर्ज आए, थोड़ा रुकना, सांस पर ध्यान देना और खुद से पूछना कि यह मुझे कहां ले जाएगा। यही छोटा सा पॉज फ्रीडम की शुरुआत बनता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जहर नहीं है, लेकिन उसका ओवरडोज जरूर जिंदगी को धीरे धीरे खोखला कर देता है। चैप्टर 4, सोशल मीडिया एंड डोपामीन ट्रैप। सोशल मीडिया अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है, वही इसे तुम्हारे दिमाग के लिए खतरनाक बना देता है। सोशल मीडिया तुम्हारा समय नहीं चुराता, वो उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज चुराता है। वो तुम्हारा ध्यान लेता है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को कमजोर करता है और धीरे धीरे तुम्हारी पहचान तक को बदल देता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब इतने आराम से होता है कि तुम्हें एहसास तक नहीं होता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया कंटेंट बेचता है, लेकिन असल में सोशल मीडिया डोपामीन बेचता है। लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, व्यूज और फॉलोअर्स, हर इंटरैक्शन दिमाग में एक छोटा सा डोपामीन स्पाइक पैदा करता है। यह स्पाइक बहुत तेज नहीं होता, लेकिन लगातार होता है, और यही कंसिस्टेंसी दिमाग को कंडीशन कर देती है। दिमाग सीख लेता है कि बार बार छोटी खुशी कहां से मिल सकती है। इन्फिनिट स्क्रॉल इस डिजाइन का सबसे खतरनाक हिस्सा है। पहले टीवी पर प्रोग्राम खत्म हो जाता था, स्क्रीन बंद हो जाती थी, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ भी खत्म नहीं होता। इन्फिनिट स्क्रॉल दिमाग को यह सिग्नल देता है कि अगला रिवॉर्ड बस आने ही वाला है। यही एंटिसिपेशन डोपामीन का असली ट्रिगर है। कंटेंट अच्छा हो या बुरा, दिमाग को उससे फर्क नहीं पड़ता। दिमाग बस यही सोचता रहता है कि नेक्स्ट क्या है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करता, वो तुम्हें ट्रेन करता है। वो ये नहीं देखता कि तुम कैसे इंसान हो, वो ये देखता है कि तुम कहाँ रुकते हो, किस चीज पर रिएक्ट करते हो और क्या इग्नोर करते हो। फिर वो उसी पैटर्न को मजबूत कर देता है। अगर तुम नेगेटिविटी देखते हो तो और नेगेटिविटी दिखाई जाती है। अगर तुम शैलो कंटेंट कंज्यूम करते हो तो डेप्थ धीरे धीरे गायब हो जाती है। आखिरकार इंसान वही बन जाता है जो वो रोज कंज्यूम करता है। शॉर्ट वीडियोस ने अटेंशन स्पैन पर सबसे बड़ा हमला किया है। दिमाग को यह सिखाया जा रहा है कि अगर 5 सेकंड में मजा नहीं आया तो आगे बढ़ जाओ। इसका असर रियल लाइफ में दिखता है। किताबें बोरिंग लगने लगती हैं, बातचीत भारी महसूस होती है और साइलेंस अनबेरेबल हो जाता है। इंसान शरीर से मौजूद रहता है, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। यही अटेंशन कोलैप्स है। सोशल मीडिया कंपैरिजन का भी सबसे जहरीला रूप दिखाता है। हर कोई खुश, सक्सेसफुल और परफेक्ट दिखाई देता है। दिमाग कंपेयर करता है, डोपामीन गिरता है और सेल्फ वर्थ हिलने लगती है। फिर इंसान और स्क्रॉल करता है, ज्यादा वैलिडेशन ढूंढने लगता है। यह लूप धीरे धीरे एग्जॉशन और डिप्रेशन पैदा करता है। सोशल मीडिया दिमाग को इस तरह रिवायर करता है कि फास्ट प्लेजर नॉर्मल लगने लगता है और स्लो रिवॉर्ड्स बेकार। मेहनत भारी लगती है, लॉन्ग टर्म गोल्स डराने लगते हैं और इंस्टेंट एस्केप अट्रैक्टिव हो जाता है। यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह डिजाइन है। सॉल्यूशन सोशल मीडिया छोड़ना नहीं है, सॉल्यूशन है अवेयरनेस और बाउंड्रीज।
सोशल मीडिया एक टूल है, लेकिन टूल तभी काम करता है जब तुम उसे कंट्रोल करो। अगर वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है तो वो टूल नहीं, ट्रैप बन जाता है। और याद रखो, जिस इंसान का ध्यान उसके कंट्रोल में नहीं होता, उसकी जिंदगी भी उसके कंट्रोल में नहीं होती। चैप्टर 5, डिसिप्लिन का न्यूरोसाइंस। इमोशन नहीं, ट्रेनिंग। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को एक इमोशन समझते हैं। वो कहते हैं कि आज डिसिप्लिन फील नहीं हो रहा, मूड सही नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। लेकिन न्यूरोसाइंस एक बिल्कुल साफ बात कहता है, डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है। डिसिप्लिन एक ट्रेन्ड न्यूरल सिस्टम है। यही मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादातर लोगों को जिंदगी में पीछे रख देती है, क्योंकि वो डिसिप्लिन को उसी चीज से जोड़ देते हैं जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है, इमोशन। डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है सही काम करना, चाहे मन करे या न करे। और यहां दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि दिमाग को मन न करना बिल्कुल नेचुरल लगता है। ब्रेन का प्राइमरी काम है पेन अवॉइड करना और कंफर्ट ढूंढना। डिसिप्लिन इस इंस्टिंक्ट के ठीक उलट खड़ा होता है। इसलिए जब भी तुम डिसिप्लिन अपनाने की कोशिश करते हो, दिमाग रेजिस्टेंस दिखाता है। दिमाग के अंदर एक लगातार खिंचाव चलता रहता है। एक तरफ लिम्बिक सिस्टम होता है, जो इमोशन, फियर, प्लेजर और इंस्टेंट रिएक्शन से जुड़ा होता है। दूसरी तरफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो प्लानिंग, लॉजिक, सेल्फ कंट्रोल और लॉन्ग टर्म थिंकिंग संभालता है। जब तुम प्लेजर चुनते हो, लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है। जब तुम डिसिप्लिन चुनते हो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करता है। समस्या यह है कि लिम्बिक सिस्टम तेज होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीमा। इसी स्पीड के फर्क की वजह से अक्सर इमोशन जीत जाता है। डिसिप्लिन इसलिए फेल नहीं होती कि तुम कमजोर हो। डिसिप्लिन इसलिए फेल होती है क्योंकि लोग उसे डिसीजन समझ लेते हैं, जबकि डिसिप्लिन डिसीजन नहीं है। डिसिप्लिन एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स है। अगर फोन पास में पड़ा है तो डिसिप्लिन कमजोर होगी। अगर जंक फूड दिख रहा है तो डिसिप्लिन टूटेगी। ब्रेन लॉजिकल नहीं होता, ब्रेन कॉन्टेक्सचुअल होता है। वो आसपास के संकेतों के हिसाब से एक्ट करता है। विल पावर को भी लोग बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं। सच ये है कि विल पावर लिमिटेड होती है। दिन भर जितने ज्यादा डिसीजंस लेते हो, रात तक विल पावर उतनी ही कम हो जाती है। इसी वजह से रात में ओवर ईटिंग, स्क्रोलिंग और लेजीनेस बढ़ जाती है। स्ट्रांग लोग ज्यादा विल पावर वाले नहीं होते। वो ऐसे एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां टेम्पटेशन ही कम हो। न्यूरोसाइंस बताता है कि डिसिप्लिन छोटे छोटे जीत से बनती है। हर बार जब तुम अर्ज के बावजूद सही काम करते हो, दिमाग में एक नई न्यूरल पाथवे बनती है। शुरुआत में वो कमजोर होती है, लेकिन रेपिटेशन से मजबूत हो जाती है। यही हैबिट फॉर्मेशन है। डिसिप्लिन इमोशन से नहीं, ट्रेनिंग से बनती है। अगर तुम डिसिप्लिन को मूड पर छोड़ दोगे तो दिमाग हमेशा कंफर्ट चुनेगा। असली डिसिप्लिन तब आती है जब तुम खुद को यह सिखाते हो कि मैं फीलिंग फॉलो नहीं करता, मैं सिस्टम फॉलो करता हूं। समय के साथ दिमाग एफर्ट को भी रिवॉर्ड देना सीख लेता है। तभी डिसिप्लिन सस्टेनेबल बनती है। डिसिप्लिन वो नहीं है जो तुम तब करते हो जब मन करता है। डिसिप्लिन वो है जो तुम तब करते हो जब मन नहीं करता। और जो इंसान अपने एनवायरनमेंट को जीत लेता है, वो धीरे धीरे अपने दिमाग को भी जीत लेता है। चैप्टर 6, डोपामिन डिटॉक्स, मिथ या मेडिसिन। आजकल हर तरफ डोपामिन डिटॉक्स की बातें हो रही हैं। कोई कहता है कुछ दिन फोन मत चलाओ, कोई कहता है सारे प्लेजर्स छोड़ दो। डोपामिन डिटॉक्स एक ट्रेंड बन चुका है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सच में काम करता है या फिर यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है। न्यूरोसाइंस एक साफ चेतावनी देता है, आधा सच सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डोपामिन डिटॉक्स का मतलब डोपामिन को खत्म करना नहीं है। अगर डोपामिन खत्म हो जाए तो इंसान बेड से उठने की इच्छा भी नहीं करेगा। डोपामिन लाइफ ड्राइव है। समस्या डोपामिन नहीं है, समस्या है लगातार मिलने वाला आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन। डिटॉक्स का असली मतलब है दिमाग को उसकी नॉर्मल सेंसिटिविटी पर वापस लाना, जहां छोटी छोटी चीजें भी मीनिंगफुल लग सकें। दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड तब हो जाता है जब उसे बार बार फास्ट प्लेजर, हाई नॉवेल्टी और बिना मेहनत के रिवॉर्ड मिलने लगते हैं। ऐसे में दिमाग ये मान लेता है कि इतना डोपामिन नॉर्मल है। फिर जब पढ़ाई, काम या शांति जैसी साधारण चीजें सामने आती हैं, तो दिमाग उन्हें अंडर स्टिमुलेटिंग मानने लगता है।
नतीजा यह होता है कि मोटिवेशन गायब हो जाती है, बोर्डम दर्दनाक लगने लगता है और फोकस टूटने लगता है। यही ओवर स्टिमुलेशन है। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाओ। असली डिटॉक्स का मतलब है आर्टिफिशियल डोपामिन स्पाइक्स को कम करना, ताकि नेचुरल डोपामिन दोबारा काम कर सके। नेचुरल डोपामिन एफर्ट, प्रोग्रेस, मूवमेंट, लर्निंग और कनेक्शन से आता है। यह डोपामिन स्लो होता है और ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन को शुरुआत में स्लो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती। जब कोई डिटॉक्स शुरू करता है तो शुरुआत में बेचैनी, इरिटेशन, बोर्डम और एंजाइटी महसूस होती है। कई बार लगता है कि कुछ करने का मन ही नहीं है। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं और सोचते हैं कि डिटॉक्स उनके लिए नहीं है, लेकिन असल में यही हीलिंग फेज होता है। दिमाग फास्ट प्लेजर वापस मांग रहा होता है। अगर तुम झुक गए तो पुराना लूप लौट आएगा। अगर तुम टिके रहे तो दिमाग अडैप्ट करना शुरू कर देगा। डोपामिन विड्रॉल सच होता है। एडिक्शन सिर्फ ड्रग से नहीं, बिहेवियर से भी होती है। फोन या रील्स छोड़ते समय दिमाग विड्रॉल दिखाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिटॉक्स गलत है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि दिमाग बदल रहा है। सिर्फ चीजें हटाने से डिटॉक्स काम नहीं करता। अगर तुम फोन हटा दोगे लेकिन कुछ नया नहीं जोड़ोगे तो दिमाग खाली रह जाएगा, और खाली दिमाग सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। इसलिए डिटॉक्स का असली रास्ता रिप्लेसमेंट से होकर जाता है। चलना, लिखना, पढ़ना, गहरा काम करना और साइलेंस को सहना। एक्सट्रीम डिटॉक्स लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। असली समाधान है डोपामिन हाइजीन। मतलब ये जानना कि प्लेजर कब लेना है, कितना लेना है और किस कीमत पर लेना है। प्लेजर रिवॉर्ड बने, एस्केप नहीं। डोपामिन डिटॉक्स कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक इनविटेशन है अपने दिमाग को दोबारा नेचुरल बनने देने की। और जो इंसान बोर्डम को सहना सीख लेता है, वही इंसान असली फ्रीडम को समझ पाता है। चैप्टर 7, लॉन्ग टर्म फोकस। खोई हुई एकाग्रता को वापस कैसे लाएं? आज की दुनिया में फोकस कोई साधारण स्किल नहीं रह गई है। फोकस अब एक सुपर पावर बन चुकी है। ऐसे समय में जब हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, जो इंसान लगातार 30 से 60 मिनट तक भी पूरे ध्यान के साथ किसी एक काम में डूब सकता है, वो अपने आप भीड़ से अलग दिखाई देने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि फोकस गया कहां? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या उसे वापस लाया जा सकता है? जवाब है हां, लेकिन उसी दिमाग से नहीं जिसे डिस्ट्रैक्शन ने सालों तक ट्रेन किया है। फोकस एक दिन में नहीं टूटता। फोकस रोज थोड़ा थोड़ा कमजोर होता है। हर बार जब तुम नोटिफिकेशन देखते हो, हर बार जब तुम खुद से कहते हो कि बस एक रील देख लेता हूं, या जब तुम मल्टीटास्किंग करते हो, तब तुम अपने दिमाग को यह सिखाते हो कि डीप वर्क जरूरी नहीं है। दिमाग वही सीखता है जो तुम बार बार दोहराते हो, चाहे वो सीख तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। यह समझना जरूरी है कि फोकस कोई मॉरल क्वालिटी नहीं है। फोकस अच्छा या बुरा इंसान होने से तय नहीं होता। फोकस एक न्यूरोलॉजिकल स्टेट है। डीप फोकस तब पैदा होता है जब डोपामिन स्टेबल हो, स्ट्रेस कम हो और आसपास डिस्ट्रैक्शंस ना हो। अगर डोपामिन कियोटिक है तो फोकस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी वजह से ओवर स्टिमुलेटेड लोग चाहकर भी लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाते। फोकस के दो रूप होते हैं। शैलो फोकस, जिसमें ध्यान बार बार टूटता है, काम भारी लगता है और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। और डीप फोकस, जिसमें समय का एहसास ही खत्म हो जाता है, काम मीनिंगफुल लगने लगता है और डोपामिन नेचुरली रिलीज होता है। समस्या यह है कि डीप फोकस शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि दिमाग फास्ट प्लेजर का आदी बन चुका होता है। फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग इंटेलिजेंस की निशानी नहीं है, बल्कि अटेंशन सुसाइड है। हर बार जब तुम टास्क बदलते हो, दिमाग को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। यही वजह है कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोग जल्दी थक जाते हैं, काम ज्यादा महसूस होता है और रिजल्ट्स कम आते हैं। सिंगल टास्किंग ही फोकस की असली फाउंडेशन है। फोकस दोबारा पाने के लिए दिमाग को रीट्रेन करना पड़ता है, और यह ट्रेनिंग हमेशा छोटे डोज से शुरू होती है। पहले दिन बस 10 मिनट बिना फोन बैठे रहना, फिर 15 मिनट, फिर धीरे धीरे आधा घंटा और 1 घंटा। फोकस एक मसल की तरह है जो एक्सरसाइज से ही मजबूत होती है। फोकस और बोर्डम का गहरा रिश्ता है। फोकस बोर्डम के बिना पैदा नहीं होता।
अगर तुम बोर्डम से भागते हो तो असल में तुम फोकस से भी भाग रहे हो। जब तुम बोर्डम को सहना सीखते हो, दिमाग धीरे धीरे सेटल होता है, थॉट्स स्लो होते हैं और फोकस अपने आप उभरने लगता है। साइलेंस फोकस की जननी है। इन्वायरमेंट भी फोकस में बड़ी भूमिका निभाता है। साफ जगह, फोन की दूरी और एक समय में सिर्फ एक काम, दिमाग सिंप्लिसिटी पसंद करता है। जब फोकस आता है, डोपामीन स्टेबल रहता है और एफर्ट रिवॉर्डिंग लगता है। और यही कारण है कि फोकस डोपामीन डिसिप्लिन का सबसे प्राकृतिक परिणाम है। फोकस कोई गिफ्ट नहीं है। फोकस एक कॉन्शियस चॉइस है जो हर दिन और हर घंटे ली जाती है। और जिस इंसान का ध्यान गहरा होता है, उसकी जिंदगी भी अपने आप गहरी हो जाती है। चैप्टर 8, डोपामीन और मोटिवेशन। जो लोग उल्टा समझ बैठे हैं। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि आज मोटिवेशन नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा। वो मानते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी, फिर एक्शन होगा। लेकिन न्यूरोसाइंस इस सोच को पूरी तरह उल्टा साबित करता है। सच्चाई यह है कि मोटिवेशन काम शुरू करने से नहीं आती, बल्कि काम शुरू करने से मोटिवेशन पैदा होती है। और इस पूरे प्रोसेस के पीछे जो केमिकल काम कर रहा है, वो है डोपामीन। मोटिवेशन कोई जादुई ऊर्जा नहीं है जो अचानक आसमान से टपकती है। मोटिवेशन एक केमिकल फीडबैक है। जब दिमाग को यह सिग्नल मिलता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, प्रोग्रेस हो रही है, तब डोपामीन रिलीज होता है। यही डोपामीन मोटिवेशन का एहसास बनाता है। असल सीक्वेंस होता है पहले एक्शन, फिर डोपामीन और उसके बाद मोटिवेशन। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा इंतजार करते रहते हैं। वो एक्शन लेने से पहले मोटिवेशन ढूंढते हैं और यही पूरा लूप टूट जाता है। दिमाग डोपामीन तब ज्यादा रिलीज करता है जब रियलिटी एक्सपेक्टेशन से बेहतर होती है। इसे प्रेडिक्शन एरर कहा जाता है। अगर तुम सोचते हो कि आज तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और फिर भी 10 मिनट काम कर लेते हो, तो दिमाग को पॉजिटिव सरप्राइज मिलता है और डोपामीन निकलता है। लेकिन अगर तुम बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हो, जैसे आज 5 घंटे काम करना है और आधे घंटे में ही थक जाते हो, तो डोपामीन क्रैश हो जाता है। इसी वजह से अनरियलिस्टिक गोल्स मोटिवेशन को मार देते हैं। मोटिवेशन अनरिलायबल इसलिए भी है क्योंकि वो इमोशन से जुड़ी होती है। इमोशन स्टेबल नहीं होता। नींद कम हुई तो मोटिवेशन कम, स्ट्रेस ज्यादा हुआ तो मोटिवेशन कम, फोन ज्यादा चला लिया तो मोटिवेशन और गिर जाती है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते। वो सिस्टम्स बनाते हैं, हैबिट्स बनाते हैं, जिनमें मूड इररिलेवेंट हो जाता है। आज की दुनिया में डोपामीन को सबसे ज्यादा हाईजैक करने वाली चीजें सोशल मीडिया, रील्स और पॉर्न है। ये चीजें फेक मोटिवेशन देती हैं। एक हाई डोपामीन स्पाइक आता है जिससे थोड़ी देर के लिए एनर्जी का इल्यूजन बनता है, लेकिन उसके बाद क्रैश आता है। इंसान एक्साइटेड तो महसूस करता है, लेकिन एक्शन नहीं लेता। फिर गिल्ट पैदा होता है। मोटिवेशन दिखती है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होती। न्यूरोसाइंस का सिंपल रूल है, स्मॉल एक्शन लीड्स टू डोपामीन, डोपामीन लीड्स टू मोटिवेशन और मोटिवेशन आगे के बड़े एक्शन का रास्ता बनाती है। 5 पुशअप्स, 5 लाइन लिखना या 10 मिनट पढ़ना भी काफी होता है। दिमाग परफेक्शन नहीं ढूंढता, वो मोमेंटम पहचानता है। जब डोपामीन बेसलाइन बहुत ज्यादा हाई रहता है, यानी लगातार स्टिमुलेशन मिलता रहता है, तो मोटिवेशन नेचुरली लो हो जाती है। लेकिन जब डोपामाइन स्टेबल होता है, एफर्ट रिवॉर्डिंग लगने लगता है। इसी वजह से डिटॉक्स, फोकस और डिसिप्लिन मोटिवेशन बढ़ाने के टूल्स हैं, न कि मोटिवेशन के बाद आने वाली चीजें। मोटिवेशन रास्ता नहीं दिखाती, मोटिवेशन रास्ते पर चलने से पैदा होती है। और जो इंसान बिना मोटिवेशन के काम करना सीख लेता है, वही धीरे धीरे मोटिवेशन का मालिक बन जाता है। चैप्टर 9, ब्रेन को रीट्रेन कैसे करें। दिमाग पत्थर नहीं है, दिमाग मिट्टी है। जिस तरह से उसे हर दिन गूंधा जाता है, वो वैसा ही आकार ले लेता है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा दिमाग ऐसा ही है और मैं बदल नहीं सकता, तो ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक बिलीफ है। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। इसका मतलब साफ है कि दिमाग बदल सकता है, लेकिन सिर्फ उसी दिशा में जिस दिशा में तुम उसे रोज ले जाते हो। ब्रेन रीट्रेनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आज तुम्हारा दिमाग तुम्हारे गोल्स के हिसाब से ट्रेन नहीं है। वो फास्ट प्लेजर, डिस्ट्रैक्शन, कंफर्ट और अवॉइडेंस के लिए ट्रेन हो चुका है। जब तक ये ट्रेनिंग नहीं बदलेगी, बिहेवियर भी नहीं बदलेगा। विल पावर थोड़ी देर के लिए काम करती है, लेकिन ट्रेनिंग लंबे समय तक असर दिखाती है। इसी वजह से बार बार कोशिश करने के बाद भी लोग वहीं लौट जाते हैं जहां से चले थे।
हर आदत दिमाग में एक लूप बनाती है। कोई ट्रिगर आता है, उसके बाद एक एक्शन होता है और फिर रिवॉर्ड मिलता है। अगर रिवॉर्ड स्ट्रांग होता है तो आदत और गहरी होती जाती है। ब्रेन रीट्रेनिंग का मतलब यह नहीं है कि हर आदत को तोड़ दिया जाए। ब्रेन आदतें तोड़ना पसंद नहीं करता, वो उन्हें रिप्लेस करना पसंद करता है। जब स्ट्रेस आता है और तुम फोन उठाते हो तो वही स्ट्रेस अगर वॉक में बदल जाए तो क्यों वही रहता है, लेकिन रूटीन बदल जाती है। धीरे धीरे दिमाग नई रूटीन को रिवॉर्ड देना सीख लेता है। सबसे पावरफुल रीट्रेनिंग बिहेवियर से नहीं, पहचान से शुरू होती है। अगर तुम खुद से कहते हो कि मैं कोशिश कर रहा हूं, तो दिमाग इसे कमजोर सिग्नल मानता है। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं ऐसा इंसान हूं जो डिसिप्लिन फॉलो करता है, तो दिमाग उस पहचान के हिसाब से अलाइन होने लगता है। पहचान एक दिन में नहीं बनती, वो रेपिटेशन से बनती है। रीट्रेनिंग में डिस्कम्फर्ट अनअवॉइडेबल है। दिमाग नेचुरली पेन से बचना चाहता है, लेकिन ग्रोथ बिना पेन के नहीं आती। फोन का अर्ज इग्नोर करना, अलार्म पर उठना या बोर्डम को सहना, ये सब छोटे पेन हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। यही कंट्रोल डिस्कम्फर्ट दिमाग को नया शेप देता है। एक आदमी था जो खुद को लेजी मानता था। उसने रोज खुद से कहना शुरू किया कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। शुरुआत में यह उसे झूठ लगा, लेकिन उसने छोटे एक्शंस उसी पहचान के हिसाब से अलाइन किए। कुछ महीनों बाद वो झूठ उसकी पहचान बन गया, क्योंकि दिमाग ने प्रूफ एक्सेप्ट कर लिया था। ब्रेन रीट्रेनिंग कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ये एक डेली एग्रीमेंट है जो तुम खुद से करते हो कि मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही बनूंगा। और जो इंसान अपने दिमाग को ट्रेन करना सीख लेता है, वो हालातों का गुलाम नहीं रहता, वो धीरे धीरे खुद का मालिक बन जाता है। चैप्टर 10, एडिक्शन से फ्रीडम। दिमाग की सबसे बड़ी कैद से बाहर निकलना। एडिक्शन कोई कमजोरी नहीं है और ना ही ये किसी इंसान के कैरेक्टर की खराबी है। एडिक्शन एक कंडीशन ब्रेन स्टेट है। इसका मतलब है कि दिमाग को जिस तरह से ट्रेन किया गया है, उसी तरह वो बिहेव कर रहा है। और जो चीज ट्रेन हुई है, उसे अनट्रेन भी किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एक सच्चाई को स्वीकार करना। तुम एडिक्टेड हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड ढूंढ रहा है, ना कि इसलिए क्योंकि तुम बुरे या कमजोर हो। एडिक्शन तब बनती है जब दिमाग एक ही रिवॉर्ड को बार बार बिना मेहनत के पाने लगता है। दिमाग इसे शॉर्टकट मान लेता है और शॉर्टकट दिमाग को हमेशा पसंद आता है। एडिक्शन अक्सर ड्रग्स से शुरू नहीं होती। एडिक्शन राहत से शुरू होती है। स्ट्रेस से राहत, अकेलेपन से राहत, बोर्डम से राहत। दिमाग बस उस फीलिंग को ढूंढ रहा होता है जहां उसे कुछ देर के लिए हल्कापन महसूस हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें फोन या किसी स्पेसिफिक चीज की लत है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें उस राहत की लत होती है जो वो चीज देती है। अगर फोन हटा दिया जाए तो वही क्रेविंग किसी और चीज से जुड़ सकती है। इसीलिए सिर्फ टूल हटाने से एडिक्शन खत्म नहीं होती। असली काम होता है उस इमोशन को समझना जिससे इंसान भाग रहा है। शेम एडिक्शन को और गहरा कर देता है। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं कमजोर हूं या मुझ में ही कमी है, तो दिमाग स्ट्रेस में चला जाता है। स्ट्रेस डोपामिन की क्रेविंग बढ़ाता है और वही एडिक्शन को और मजबूत करता है। इसके उलट कंपैशन एडिक्शन को कमजोर करता है। खुद को समझना और खुद के साथ नरमी बरतना रिकवरी की शुरुआत है। एडिक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश अक्सर फेल हो जाती है, क्योंकि एडिक्शन कंट्रोल से नहीं, रिप्लेसमेंट से जाती है। दिमाग किसी खालीपन को सहन नहीं करता, उसे कुछ न कुछ चाहिए। इसलिए एडिक्शन की जगह कनेक्शन, मूवमेंट, पर्पस और एक्सप्रेशन को लाना पड़ता है। दिमाग सोशल है और आइसोलेशन एडिक्शन को और ताकत देता है। फ्रीडम का पहला स्टेप अवेयरनेस है। जब अर्ज आए तो तुरंत एक्ट करने की बजाय रुक जाना, उस अर्ज को ऑब्जर्व करना। अर्ज एक वेव की तरह होती है। अगर तुम उस पर सवार नहीं होते तो वो कुछ देर में खुद ही शांत हो जाती है। ज्यादातर अर्जेस 15 से 20 मिनट में पीक पर जाकर गिर जाती हैं। एक लड़का था जो हर रात फोन बिंज करता था। उसने खुद से लड़ना बंद किया और एक सिंपल रूल बनाया,
जब भी अर्ज आए वो 10 मिनट वॉक पर चला जाता। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन कुछ हफ्तों में वही नया डिफॉल्ट बन गया। उसकी एडिक्शन टूटी नहीं थी, वो रिप्लेस हो गई थी। फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि अर्जेस आनी बंद हो जाएंगी। फ्रीडम का मतलब है कि अर्जेस आएंगी, लेकिन तुम उनके गुलाम नहीं रहोगे। अर्ज तुम्हें डिफाइन नहीं करती, तुम्हारा रिस्पॉन्स तुम्हें डिफाइन करता है। एडिक्शन चेंज से नहीं बनती, एडिक्शन अनमेट नीड से बनती है। और जो इंसान अपनी जरूरतों को समझना सीख लेता है, वो धीरे धीरे एडिक्शन की कैद से बाहर निकल आता है। चैप्टर 11, डेली डोपामिन कंट्रोल एंड लाइफ सिस्टम। अब तक तुम समझ चुके हो कि समस्या डोपामिन नहीं है, असली समस्या है बिना सिस्टम के जीना। जब जिंदगी बिना स्ट्रक्चर के चलती है तो डोपामिन तुम्हें चलाने लगता है, लेकिन जब जिंदगी सिस्टमैटिक हो जाती है तो वही डोपामिन तुम्हारे लिए काम करने लगता है। फर्क केमिकल में नहीं, आर्किटेक्चर में है। डोपामिन कंट्रोल का मतलब उसे दबाना नहीं है, बल्कि उसे दिशा देना है। नदी को रोका नहीं जाता, उसे बांध और रास्ता दिया जाता है। उसी तरह लाइफ सिस्टम तुम्हारे दिमाग के लिए बांध का काम करता है। बिना सिस्टम के दिमाग हर तरफ बहता है, सिस्टम के साथ वही ऊर्जा प्रोडक्टिव बन जाती है। दिन की शुरुआत सबसे ज्यादा निर्णायक होती है। सुबह का पहला घंटा पूरे दिन का टोन तय करता है। सुबह दिमाग सबसे सेंसिटिव होता है। अगर उठते ही फोन, रील्स या नोटिफिकेशन से डोपामिन स्पाइक मिल गया तो पूरा दिन क्रेविंग मोड में चला जाता है। लेकिन अगर सुबह साइलेंस, हल्का मूवमेंट, थोड़ी धूप और एक क्लियर इंटेंशन के साथ शुरू होती है तो डोपामिन स्टेबल रहता है। पहला डोपामिन तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, तभी दिन तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। काम के दौरान सबसे बड़ा खतरा रैंडम स्टिमुलेशन है। हर नोटिफिकेशन डोपामिन रिदम तोड़ देती है, इसलिए फोकस ब्लॉक्स जरूरी है। कुछ समय सिर्फ एक काम के लिए, फोन दूर और फिर छोटा सा ब्रेक। ब्रेक का मतलब रील्स नहीं, बल्कि वॉक, पानी या सांस लेना। दिमाग सिंप्लिसिटी में बेहतर काम करता है। रिवॉर्ड सिस्टम भी जरूरी है। अगर एफर्ट के बाद कोई हेल्दी रिवॉर्ड नहीं होगा तो दिमाग शॉर्टकट ढूंढेगा। लेकिन रिवॉर्ड अर्न्ड होना चाहिए, एस्केप नहीं। हल्का म्यूजिक, चाय, किसी से मीनिंगफुल बातचीत, ये डोपामिन को संतुलित रखते हैं। जंक स्टिमुलेशन रिवॉर्ड नहीं, रिलैप्स बन सकता है। शाम और रात स्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा मांग करती हैं। शाम को एनर्जी गिरती है और यही रिलैप्स का समय होता है। फिक्स्ड रूटीन, हल्का खाना, कम स्टिमुलेशन और अगले दिन की प्लानिंग दिमाग को स्थिर रखती है। रात में फोन दूर रखना और सोने से पहले स्टिमुलेशन कम करना स्लीप क्वालिटी सुधारता है। और अच्छी नींद डोपामाइन डिसिप्लिन की जड़ है। हर हफ्ते एक इंटेंशनली स्लो दिन भी जरूरी है। बिना सोशल मीडिया, बिना तेज स्टिमुलेशन, सिर्फ सिंपल लाइफ। बोर्डम हीलिंग का हिस्सा है। स्ट्रक्चर सेल्फ कंट्रोल से ज्यादा पावरफुल है। जब स्ट्रक्चर होता है, विल पावर कम लगती है और डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बनती है। तुम्हारी जिंदगी मोटिवेशन से नहीं बदलेगी, तुम्हारी जिंदगी सिस्टम से बदलेगी। और जो इंसान अपने दिन को डिजाइन करना सीख लेता है, वो धीरे धीरे अपनी डेस्टिनी भी डिजाइन करने लगता है। फाइनल चैप्टर, बिकमिंग द मास्टर ऑफ योर माइंड। अंत नहीं, शुरुआत। अगर तुम यहां तक सुनते आए हो तो इसका मतलब सिर्फ एक बात है, तुम जाग चुके हो। हर कोई दर्द महसूस करता है, हर कोई डिस्ट्रैक्ट होता है, हर कोई स्ट्रगल करता है, लेकिन हर कोई अपने दिमाग को समझने की हिम्मत नहीं करता। तुमने की। मास्टरी का मतलब कंट्रोल नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर लूं, लेकिन मास्टरी का मतलब कंट्रोल नहीं होता। मास्टरी का मतलब है समझना। जब तुम दिमाग को समझ लेते हो तो फाइट खत्म हो जाती है। फिर कोई जबरदस्ती नहीं होती, फिर गिल्ट नहीं होता, फिर शेम नहीं होती, फिर सिर्फ क्लैरिटी होती है। तुम टूटे हुए नहीं थे, तुम्हें कभी ठीक करने की जरूरत नहीं थी। तुम बस गलत एनवायरनमेंट में गलत सिग्नल्स के साथ जी रहे थे। फास्ट डोपामिन, एंडलेस डिस्ट्रैक्शन, नो साइलेंस। कोई भी दिमाग ऐसे माहौल में भटक ही जाएगा। यह फेलियर नहीं था, यह बायोलॉजी थी। जिस दिन तुम ये कह सको मैं अर्ज हूं, अर्ज मैं नहीं हूं, उस दिन तुम आजाद होना शुरू कर देते हो। अर्ज आती है, थॉट आता है, फीलिंग उठती है,
लेकिन तुम उससे अलग रह पाते हो। यहीं से मास्टरी शुरू होती है। फ्रीडम ये नहीं है कि तुम्हें टेम्पटेशन नहीं होगी। फ्रीडम ये है कि टेम्पटेशन होने के बावजूद तुम खुद बने रहो। चॉइस ऑटोमेटिक नहीं रहती, चॉइस कॉन्शियस हो जाती है। तुम्हें फास्ट नहीं होना है, तुम्हें डीप होना है। स्लो मॉर्निंग्स, फोकस्ड वर्क, इंटेंशनल प्लेजर, मीनिंगफुल रेस्ट, यही वो रिदम है जिसमें दिमाग अपना नेचुरल बैलेंस पा लेता है। तुम अब अलग क्यों हो? क्योंकि तुम डोपामीन को समझते हो। तुम बोर्डम से नहीं डरते, तुम डिसिप्लिन को इमोशन नहीं मानते, तुम मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। ये नॉलेज पावर नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तुम जानबूझकर अपनी जिंदगी डिजाइन कर सकते हो। आज ये एक लाइन लिखो, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं और मेरा दिमाग मेरा सेवक है। हर दिन एक्शन से इसे साबित करो, शब्दों से नहीं। जब तुम गिरोगे, ये नॉर्मल है। लेकिन अब तुम खुद को गाली नहीं दोगे, तुम खुद से भागोगे नहीं, तुम सीखोगे। मास्टर वही होता है जो गिरने के बाद शांत रहता है। एक आखिरी सच, दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। लेकिन अब तुम्हें पता है ध्यान कहां देना है और कहां नहीं। और यही ज्ञान तुम्हारी असली आजादी है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें प्रेजेंट बनना है। तुम्हें हर अर्ज जीतनी नहीं है, तुम्हें हर दिन खुद को याद रखना है। और याद रखो, जो इंसान अपने दिमाग से दोस्ती कर लेता है वो जिंदगी से लड़ना छोड़